हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमने इस जो हिंदी का आपका सिलेबस था मैंने आपको वो कवर करवा दिया था और साथ साथ जो यूनिट फर्स्ट थी वो भी मैंने आपको कवर करा दी थी, जो कि थी किसके ऊपर, कला क्या है और कला के सैद्धांतिक रूप के बारे में। अब इस यूनिट में हम जो सेकंड यूनिट है आपकी किसकी, जो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं जिन्होंने जनरल इलेक्टिव में अपना हिंदी सब्जेक्ट किसको ले रखा है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, उसकी हम सेकंड यूनिट हिंदी सिनेमा और उद्भव और विकास इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी सिनेमा आखिर में हिंदी सिनेमा का जो उद्भव था, इसमें जो उसका डेवलपमेंट था वो उसका कैसे हुआ था। इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या ये जो सेकंड यूनिट है उसको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिनेमा है वो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है, मतलब आप किसी भी देश में चले जाएं तो वहाँ पे है जो फिल्में देखी ही देखी जाती हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे क्या ना हो, सिनेमा ना हो। और विश्व में है ना सबसे ज़्यादा अधिक जो फिल्में बनने वाला जो देश है ना वो अपना भारत ही है, कि अपने जो भारत में ना सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। वो तो और इसी को जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिनेमा है वो जनसंचार और मनोरंजन का भी एक लोकप्रिय साधन है। अब वो कैसे है, पहले इसको हम इस लाइन को समझते हैं कि जो सिनेमा जनसंचार और मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम कैसे है। आप जानते हैं कि हम जनसंचार का मतलब क्या होता है। अगर आपने एजुकेशन का मेरा वीडियो देखा होगा, एजुकेशन सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो जनसंचार है वो क्या है, एक बड़े लेवल पे क्या करना, कम्युनिकेशन करना, किसी से अपने भावों को अपने विचारों को व्यक्त करना एक बड़े लेवल पे जनसंचार होता है। और वही संचार का मतलब क्या होता था, एक छोटे स्तर पर ही हम मतलब अपनी जो बातों को हम कह सके वो क्या होता था, संचार। तो वही करता है जो सिनेमा है वो क्या करता है, जो सिनेमा है वो क्या करता था, एक तो जनसंचार का भी एक तरीके से माध्यम है और एक मनोरंजन का भी एक लोकप्रिय माध्यम है। अब सिनेमा से आप क्या समझते हैं कि सिनेमा क्या है। सिनेमा अर्थात चलचित्र, जिस इसको हम जो सिनेमा है उसे हम क्या बोलते हैं, चलचित्र भी कहते हैं। और जो इसका आविष्कार था ना वो 19वीं सदी के मतलब उस टाइम पे हुआ था, 19वीं शताब्दी के आसपास। 19वीं शताब्दी मैंने कहा तो इट मीन्स ये कुछ इसका जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था, वो 18 जो सन था आपका 1800 को जो सन था आपका 1800 सन उसके अराउंड ऑफ। जैसे आप अभी इस टाइम पे कहते हैं कि 21 वो शताब्दी की 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चलती है तो आप अगर अपने जो सन होता है जिसको आप लिखते हैं ईयर्स को, तो उसको हम किस वे में लिखते हैं, हम उसको 2000 के वे में लिखते हैं। 2012 चल रहा है या 2012 चल रहा है या फिर 2022 चल रहा है, आप इस टाइप से लिखते हैं। पर हम कहते हैं क्या है, 21वीं शताब्दी। वैसे ही जो सिनेमा का आविष्कार कब हुआ था, वो 19th शताब्दी, इट मीन जो 1800 का जो ईयर था उस अकॉर्डिंग उस टाइम पे इसका विकास हुआ था। और चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही क्या कहते हैं, हम चलचित्र कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब चित्रों को एक तरीके से हम संयोजित कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं और उससे जब चलचित्र, जैसे कि आप उसके नाम से देख रहे हैं कि मतलब चित्र हैं जो चल रहे हैं, तो सिनेमा में भी तो यही होता है ना कि जो चित्रों का एक तरीके से चलना फिरना दिखाया जाता है, उसमें उसको बोल कर शो किया जाता है, उसको एक तरीके से उसमें मूवमेंट होती है उन पिक्चर्स में। तो इसके लिए जो प्रयास किए गए थे वो कब किए गए थे, 1870 ईस्वी के आसपास की जो शुरुआत की गई थी। किंतु किंतु जो इसका स्वप्न को साकार करने में ना जो वैज्ञानिक थे, थॉमस अल्वा एडिसन, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। उन वैज्ञानिक ने एक तरीके से इस जो सपने को एक तरीके से जो चलचित्र को दिखाने का, चित्रों को संयोजित कर उन्हें मतलब एक तरीके से चलाने को, उन्होंने इस सपने को क्या किया था, साकार किया था। और इनकी हेल्प मतलब इनकी जो हेल्प और इसमें और किसका योगदान था, जो फ्रांस के जो ल्यूमियर बंधुओं था उनका भी इसमें जो इस सपने को साकार करने में इस किसका योगदान था, ल्यूमर बंधुओं का और थॉमस अल्वा एडिसन का, इनका प्रमुख था। जो ल्यूमर बंधुओं ने ना 1895 ईस्वी में एडिशन के सिनेमैटोग्राफी का आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित किया था। और जब इस चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित किया गया था ना, उस टाइम सारे के सारे लोग जो थे ना उस चौंक गए थे इसको देखकर, कि इस टाइम पे एक तरीके से आप मान नहीं सकते, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब आज़ादी नहीं मिली थी हमारे देश को, आज़ादी से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जब इस चीज़ को देखा ना तो लोग बहुत आश्चर्यचकित भी हो गए। और इस तरह क्या हुआ था, सिनेमा का क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। जब
इन्होंने सिनेमाटोग्राफी आधारित एक यंत्र की सहायता से जब चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित किया था, रिप्रेजेंट किया था, तभी इसी तरह से क्या होने लग गया, सिनेमा का आविष्कार हो गया। और सिनेमा को ही हम चलचित्र कहते हैं, इसलिए इसमें इस टर्म्स में कंफ्यूज मत होना अगर मैंने कहीं कहीं पे चलचित्र बोल दिया हो तो। और अपने आविष्कार के लगभग जो 3 दशकों तक सिनेमा मुख बना रहता। पहले आप जानते हैं कि जो सिनेमा था वो कैसा आया था। सिनेमा में ना तो कोई वॉइस थी ना ही कुछ था, उसमें वॉइस के थ्रू कोई भी चीज़ें नहीं होती थी। जैसे आपने देखा होगा कि मुख फिल्में जो बनाई जाती थी, अपने इंडिया में भी मुख फिल्मों का मतलब बन रखी हैं, तो उस टाइम पे कैसी फिल्में हुआ करती थी, मुख फिल्में हुआ करती थी, जिसमें क्या ना होता था, वॉइस नहीं होती थी। तो इस टाइप से, और इसके कितने दशक तक, मतलब 3 दशकों के उसके बाद भी, जब 1800 मतलब 19वीं शताब्दी में जब इसका हुआ था विकास, उसके 3 दशक तक भी है ना, सिनेमा कैसा रहा था, मुख बना रहा था। परंतु वर्ष 1927 में वर्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से एक स्वाक फिल्म जॉर्ज सिंगर बनाने में सफलता पाई थी। मतलब उन्होंने एक तरीके से आंशिक रूप से, ये कम्प्लीटली नहीं बन पाई थी। ये जो फिल्म थी, जो एक तरीके से मुख फिल्म ना रहकर जो बोलने वाली फिल्म को हम क्या कहते हैं, जैसे हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बोलती फिल्म। क्या बोलते हैं इसे हम, बोलती फिल्म। तो उन्होंने आंशिक रूप से एक बोलती फिल्म बनाई थी। कौन सी, जॉर्ज सिंगर बनाने में इन्होंने, कौन सी फिल्म थी वो, जॉर्ज सिंगर नाम से वो फिल्म थी, उसको बनाने में इन्होंने मतलब सफलता प्राप्त की थी। और इसके कम से कम 1 साल बाद, जब ये 1927 में इसका मतलब एक तरीके से आंशिक रूप से इन्होंने ये फिल्म बनाई थी ना, तो इसके 28 मतलब इसके 1 साल बाद ही है ना, पहली स्वाक फिल्म लाइट ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण किया। ये वर्ल्ड लेवल पर मैं आपको बता रही हूँ एक तरीके से। ये अपने, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आप जानते हैं कि हमारे जो भारत की जो मुख्य फिल्म है वो कौन सी है, और बोलती फिल्म भी आप जानते हैं कि आला मारा है हमारी भारत की। परंतु जो पहली जो फिल्म बनी थी, इट मीन्स हमारी जो धरती पे जो पहली फिल्म बनी थी वो 1928 में बनी थी, 1928 में बनी थी। वो पहली फिल्म का नाम क्या था, लाइट ऑफ एशिया न्यूयॉर्क, लाइट ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण हुआ था। और सिनेमा के आविष्कार के बाद ये ना, इसमें कई परिवर्तन हो रहे थे और इनमें नई तकनीकों का प्रयोग होने लग रहा था। कि जैसे जो सिनेमा का जब आविष्कार हुआ था, तो उसमें एक तरीके से जब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, तो जो सिनेमा में भी तो क्या करने लग गए, चेंजेस करने लगे, इसमें भी परिवर्तन होने लग गए। और अब जो फिल्म निर्माण तकनीक अत्यधिक क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। इसलिए जो आधुनिक समय में निर्मित जो सिनेमा है ना, आपने देखा होगा इसमें दृश्य एवं ध्वनियाँ बिल्कुल क्या होती हैं, साफ साफ होती है। परंतु जब पहले की आप फिल्म देखते थे तो उस टाइम पे कैसा होता था, आपने देखा होगा पहले की जो फिल्म थी वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती, ना ही उसमें कोई कलर होता था, ना ही कुछ होता था। और अगर वॉइस भी होती थी तो बहुत मतलब स्लो, मतलब धीरे सुनाई देती थी हमें, और बहुत मतलब इतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती थी जितनी आजकल की आप देखते हैं कि HD फिल्में बनती हैं। बिल्कुल प्योर लाइट होती है, उसमें प्योर वॉइस होती है, मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। परंतु जो पहले की जो फिल्म हुआ करती थी उनमें ऐसा नहीं होता था। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरीके से इंक्रीज़ होने लगे, टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, उसी के उपरांत ही क्या होने लग गया, जो ये फिल्म मतलब फिल्मों में भी क्या होने लग गया, एक मतलब परिवर्तन आने लग गए थे। और अगर इसका ना एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदी सिनेमा में उद्भव और विकास, अगर आपको हिंदी मतलब हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ना, उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। मैं हिंदी के मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो लेके आऊँगी। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट तो आए हैं कि हाँ मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो। ओके, तो मतलब आपको इसी तरीके से लिखना होगा कि कैसे कैसे पहले मुख फिल्में आई, फिर मुख फिल्मों के बाद स्वाक फिल्में जो बोलती फिल्म आने लग गई, मतलब इसका उद्भव कैसे होने लग गया। इसका एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो हिंदी सिनेमा में जो सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ था, उसको इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको यही लिखना होगा कि पहले कैसे फिल्मों का एक तरीके से, जब फिल्म का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो उसका आविष्कार किस टाइप से हुआ, फिर उसके बाद मुख फिल्में आई, फिर उसके बाद स्वाक फिल्में आई, और कैसे कैसे इसकी टेक्नोलॉजी जैसे इंक्रीज होने लग गई तो क्या होने लग गया, सिनेमा में भी क्या होने लग गए, परिवर्तन होने लग गए। सिनेमा भी एक तरीके से उसमें भी बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करके और उसको भी अच्छे से बिल्कुल बनाया जाने लग गई। कि अब की फिल्म अगर आप देखेंगे जो आधुनिक समय की, जैसे कि मैंने आपको लिख भी रखा है कि जो इस टाइम की जो फिल्में होती हैं, आधुनिक समय होता है, जो इस टाइम का जो समय चल रहा है आपका वही है आधुनिक समय। तो इस टाइम की फिल्में कैसी होती हैं, वो दृश्य एवं ध्वनियाँ बिल्कुल क्या होती हैं, उसमें स्पष्ट होती हैं। जो उसमें सीन दिखाए जाते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं, HD उसमें होते हैं, और जो उसकी जो ध्वनियाँ होती है, जो उसका साउंड होता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो यही चीज़ है।
अब अपने भारत में बात कर लेते हैं कि जो भारत में पहली जो फ़िल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र थी और दादा साहब फाल्के द्वारा ये मुख्य वर्ष 1913 में बनाई गई थी। जो ये राजा हरिश्चंद्र थी वो कैसी फ़िल्म थी, भारत की पहली मुख्य फ़िल्म थी। तो ये कौन-सी थी, राजा हरिश्चंद्र, और इसको किसने बनाया था, जो दादा साहब फाल्के था। आपको पता भी होगा फ़िल्म इंडस्ट्री में एक दादा साहब पुरस्कार भी दिया जाता है। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है, जो फ़िल्मों को अवार्ड देने लायक जो फ़िल्में होती हैं, तो वो इसी बेस पे दिया जाता था। क्योंकि जो अपने भारत में एक तरीके से जो पहली जो मुख्य फ़िल्म आई थी ना, वो यही लेके आए थे 1913 में जो बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी। उन दिनों में ना फ़िल्मों का मतलब एक तरह से काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। आपको पता है कि जब पुराने टाइम पे जब फ़िल्में आई थी, तो उस टाइम क्या होता था ना कि इसको मतलब एक तरीके से अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उस टाइम पे ये भी होता था ना, अगर फ़िल्में बनाई भी जाती थी ना, तो क्या होता था ना कि उसमें ये होता था ना कि महिला को है ना अगर किरदार के रूप में भी नहीं लिया जाता था। उस टाइम पे क्या होता था ना कि जो मेल जो पर्सन थे, जो पुरुष थे, वो ही है ना जो महिला का भी किरदार निभाते थे। मतलब वो महिला की तरह वेशभूषा पहनकर और उनकी तरह मेकअप वेकअप करके वही किरदार निभाते थे। महिलाओं को इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता था। परंतु क्या होने लग गया, धीरे-धीरे फ़िल्मों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव देखा जाता। जैसे कि जो पहले की जो फ़िल्म होती थी, उसका क्या मोटिव होता था, समाज में एक तरीके से परिवर्तन लाने का मोटिव होता था। जब हमारी आज़ादी नहीं मिली थी, उस टाइम पे भी फ़िल्मों को इस तरीके से दिखाया जाता था जो समाज में परिवर्तन ला सके। तो इसका ना एक तरीके से धीरे-धीरे क्या होने लग गया, एक पॉज़िटिव रिएक्शन देखने जाने लग गया कि सिनेमा का समाज पे एक तरीके से पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देखा जाने लग गया। तो इसके कारण जो लोगों का जो दृष्टिकोण था कि हाँ, फ़िल्में अच्छी नहीं होती या फ़िल्मों का कुछ भी मतलब उनका नेगेटिव जो पॉइंट था वो किस में चेंज होने लग गया, धीरे-धीरे पॉज़िटिव पॉइंट में चेंज होने लग गया। तो इस कारण से जो लोगों का दृष्टिकोण था वो चेंज होने लग गया। और भारत में इम्पीरियल फ़िल्म कंपनी द्वारा क्या होने लगा, अदृश्यत ईरानी के निर्देशन में वर्ष 1931 में पहली बोलती फ़िल्म कौन-सी बन गई थी हमारी, आलम आरा बनी थी। आप जानते हैं हमारी जो पहली मुख्य फ़िल्म थी वो कौन-सी थी, राजा हरिश्चंद्र था। पहली कौन-सी मुख्य फ़िल्म, राजा हरिश्चंद्र, और जो बोलती फ़िल्म थी वो हमारी कौन-सी थी, आलम आरा थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैसे भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी इस चीज़ से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कब बनी थी, ये 1931 में बनी थी पहली बोलती फ़िल्म। किसके निर्देशन में, जो आतिफ ईरानी के निर्देशन में पहली फ़िल्म बनी थी। अब हम देखते हैं कि धीरे-धीरे जैसे जो सिनेमा का जैसे विकास होता गया, तो आज़ादी के पहले का जैसे सिनेमा कैसा था, इसका मैं एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसमें हम कैसे-कैसे पढ़ेंगे सिनेमा के उद्भव और विकास के बारे में। तो हम इसमें पहले जानेंगे कि आज़ादी के पहले का आपका सिनेमा कैसा था, फिर आज़ादी के बाद का सिनेमा कैसा था, और फिर सिनेमा का एक तरीके से आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड भी आया था कि जब सिनेमा बहुत एक तरीके से बहुत प्रभावशील हो गई थी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई थी और लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चेमान होने लग गई थी। तो उस टाइम के पीरियड के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे जो 21वीं शताब्दी जैसे कि जो आज टाइम का जो पीरियड चल रहा है, उसमें सिनेमा का क्या क्या प्रभाव रहा। तो इस टाइप से हम देखेंगे, और इस टाइप से अगर आपके पेपर में भी क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके उद्भव विकास के बारे में समझाइए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले जो मुख्य फ़िल्म थी, फिर उसके बाद स्वाक फ़िल्में बनने लग गईं, फिर ऐसी जो सिनेमा का जो वो था सकारात्मक प्रभाव पड़ने लग गया लोगों के दृष्टिकोण पर। तो इसमें क्या होने लग गया, धीरे-धीरे फिर महिलाओं का भी आगमन होने लग गया फ़िल्मों के अंदर, कि जो पहले पुरुष जो महिलाओं के जो किरदार निभाते थे, अब वो पुरुष ने निभा के कौन निभाते थे, महिलाएँ निभाने लग गई थी। तो ऐसे-ऐसे इसमें आप चेंजेस बताएँगे, तो इस तरीके से क्या होने लग गया, ये धीरे-धीरे सिनेमा का एक तरीके से डेवलपमेंट होने लग गया। धीरे-धीरे जो विकास होता है जैसे किसी एक देश का विकास होता है, पहले उसमें कुछ भी नहीं होता, फिर धीरे-धीरे उसमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है, फिर और ज़्यादा, तो वैसे ही जो सिनेमा है उसमें भी धीरे-धीरे ऐसे ही विकास होने लग गया। अब देखते हैं कि आज़ादी के पहले का जो सिनेमा था वो किस टाइप का था। बताया जाता है ना कि जब मुख्य दौर में 1288 फ़िल्में बनी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ़ 13 फ़िल्में ही राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिली हैं। मतलब जो पहले जब जो फ़िल्में बनी थी ना, वो टोटल 1288 फ़िल्में थीं। परंतु अगर देखा जाए ना तो मतलब बाकी फ़िल्मों को ना एक तरीके से या तो भुला दिया गया है या तो उसको हम भूल गए हैं। ओनली सिर्फ़ 13 फ़िल्मों का ही एक तरीके से साक्ष्य मिलता है कि हाँ 13 फ़िल्में ही हैं। और सिनेमा अपने आप में एक क्या करता है, एक नए अर्थात का भी आरंभ करता है। एक मतलब इससे न्यू मतलब एक रियलिटी को शो करता है जो सिनेमा है। और भारतीय सिनेमा के आरंभ में की बात कहें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुख्य फ़िल्मों से ही हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिनेमा का विकास कैसे हुआ था, पहले मुख्य फ़िल्में बनाई जाती थी, फिर जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होने लग गई तो सिनेमा
सिनेमा में भी क्या होने लग गया, परिवर्तन होने लग गया। फिर सिनेमा में कैसी फिल्में आने लग गई, बोलती जो फिल्में आने लग गई। और जो 28 सितंबर 1895 को लूमियर बंधुओं ने एक ऐसी मशीन से दुनिया को परिचित कराया था जो तस्वीरों को चलता हुआ दिखा सकती थी, जबकि समय भारतीय जीवन के लिए हर दृष्टि से अभाव का समय था। जबकि जो उस टाइम पे जो लूमियर जो बंधु थे, उन्होंने कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, उन्होंने एक चलचित्र मतलब चित्र को चलता हुआ संयोजित करके चलता हुआ दिखाया था, तो उससे लोग क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। और उस टाइम पे कैसा पीरियड था, जब आज़ादी का पहले का जो समय था, उस टाइम कैसा था, गुलामी का समय था। तो इस टाइम पे क्या होने लगा था, भारतीय जीवन के लिए हर दृष्टि से क्या था, यह अभाव का समय था। उस टाइम पे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो उनकी जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो भी नहीं मिल पा रही थी। तो उस टाइम एक तरीके से सिनेमा का आविष्कार कैसा होने लगा, एक मैजिकल एक तरीके से उभर कर आया कि एक अजूबा, मतलब एक अजूबी चीज़ आ गई है, इस टाइप से लोगों को लगने लग गया था। तो यही चीज़ था कि जब सिनेमा मतलब आया था, जब आज़ादी से पहले, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम पे वैसे तो 1288 फिल्में थी, परंतु सिर्फ ओनली 13 ही जो फिल्में थी उनका ही इंट्रोडक्शन हो पाया था। और उन 13 फिल्मों का मतलब एक तरीके से जब लोगों ने उसको देखा, जिस टाइम पे लोगों को एक तरीके से हैसियत जब अपनी बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करने की नहीं थी, तो उस टाइम पे जब सिनेमा का उद्भव हुआ, तो ये एक तरीके से कैसा था, उनके लिए एक अजूबापन था, मतलब एक तरीके से एक मैजिकल चीज़ थी। तो इस तरीके से हुआ। फिर जो आरंभिक जो 13 फिल्में थी, हम उनके बारे में बात देख लेते हैं कि जो दादा साहब फाल्के की जो राजा हरिश्चंद्र और कालिया मर्दन, जो दादा साहब फाल्के थे जिन्होंने पहली मुख्य फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उनकी क्या थी, राजा हरिश्चंद्र और कालिया मर्दन। इन दोनों फिल्मों के अतिरिक्त श्री कृष्ण, ये जो 13 फिल्में हैं जो उस टाइम पे बनी थी आज़ादी से पहले के टाइम पे, जो 13 फिल्मों को ये ओनली अभिलेख घर में पाया गया था, उन 13 फिल्मों के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र, कालिया मर्दन, और इन दोनों के अतिरिक्त कौन सी थी, श्री कृष्ण जन्म, लंका दहन, हिमांशु राय की प्रेम संन्यास, सिराज, प्रपंच, और फिर ऐसी जीपी पवार की दिलेर जिगर, गुलाबी का पतन। फिर हरिलाल एम भट्ट की थी कौन सी, प्रीत प्रेम, कौन सी फिल्म थी ये, जो हरिलाल एम भट्ट की प्रीत प्रेम। फिर ऐसी P.N. राव की जो थी मातन वर्मा और संत तुकाराम, भक्त प्रहलाद आदि। इसके अतिरिक्त क्या, जो फिल्में मुख्य फिल्मों के विकास में सहायक सिद्ध हुई थी, ऐसी जो मोहिनी भस्मासुर, सावित्री रुसवान, सिरंधी सिंहर, कल्याण खजाना, विलंब मंगल, यशोदा नंदन, रजिया सुल्तान, चरित्र, राम वनवास आदि। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए ना, तो ये भारत की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। जब हम एक तरीके से हिस्ट्री को अपनी देखते हैं, तो आप जानते हैं कि जो इस टाइम पे भारत कैसा था, गुलाम की जंजीर में वो जकड़ा हुआ था। और किसी भी विद्रोही चीज़ का एक तरीके से कल्पना भी उनके लिए क्या थी, घातक थी। एक तरीके से ये विद्रोही तो चीज़ थी ना, क्योंकि क्या हो रहा था, सिनेमा के माध्यम से एक तरीके से हम क्या कर पा रहे थे, जनसंचार का भी तो एक तरीके से साधन बन चुका था ना। अगर लोगों को जागरूक भी किसी चीज़ के लिए करना है, तो ये इस चीज़ का भी एक तरीके से साधन था। तो एक तरीके से उस टाइम पे इन विरोधी चीज़ें, मतलब जो अंग्रेजों के लिए तो ये विद्रोही चीज़ हो गई ना, तो इनकी कल्पना करना भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा घातक होता था। और साहित्य की दृष्टि से देखें तो इसके लिए उस समय नवीन विचारधाराओं और तमाम नई साहित्यिक विधाओं के आरंभ का था। सामाजिक विसंगतियाँ और आडंबर भी अपने चरम पे थे, मतलब जो सामाजिक की जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो भी मतलब कि क्या थी, एक तरीके से अपने मतलब एक ऊंचे स्थान पर थे। ऐसे में निर्देशकों के सामने एक चुनौती थी कि वे किस तरह की फिल्मों का निर्माण करें। मतलब जो बनाने वाले जो फिल्म के डायरेक्टर होते थे, उनके सामने भी चुनौती बन के उभर गया था ना कि हम फिल्मों का किस टाइप से एक तरीके से निर्माण करें। जब भारत कैसा था, आज़ाद नहीं हुआ था, जब अब आज़ादी से पहले की हम फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो उनके लिए भी एक तरीके से बहुत चुनौती का सामना उनको करना पड़ा था कि वो किस टाइप से फिल्मों का निर्माण करें, कि जो दर्शक हैं उनके मतलब दर्शकों का मनोविज्ञान समझना भी उनके लिए क्या था, एक तरीके से चुनौती थी। तभी इस समय की अधिकतर जो फिल्में थी वो कैसी थी, ऐतिहासिक हुआ करती थी, पौराणिक हुआ करती थी, सामाजिक हुआ करती थी, इस टाइप की फिल्में होती थी। क्योंकि क्या पहले के टाइम के लोगों को क्या अपने जो देवी देवताओं इन सब के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता था, जो समाज से रिलेटेड, जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड उनकी फिल्में, तो उनको इस टाइप की, तो इसलिए जो उस टाइम की जो फिल्में हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, धार्मिक हुआ करती थी, ऐतिहासिक हुआ करती थी, हिस्टोरिकली हुआ करती थी, सामाजिक हुआ करती थी, सोशली हुआ करती थी और पौराणिक हुआ करती थी। तो आपने देखा कि पहले की फिल्में कैसी होती थी, ऐतिहासिक होती थी और सामाजिक इस टाइप से हुआ करती थी। पर अब देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद का जो सिनेमा था वो
किस टाइप से था। जैसे कि आज़ादी के पहले का सिनेमा कैसा था, आपने देख लिया कि वो धार्मिक धर्म पे रिलेटेड जो सिनेमा उस पर बनाए करते थे। परंतु अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद का सिनेमा कैसा था। तो आज़ादी के बाद का सिनेमा हिंदी सिनेमा के इतिहास का क्या स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। एक तरीके से आज़ादी, जब हमें आज़ादी मिल गई थी, जब हम अंग्रेज़ों से मतलब कि आज़ाद हो गए थे, तो उस टाइम के लिए मतलब क्या हो गया था, हिंदी सिनेमा में भी जो एक तरीके से पाबंदियाँ लग रखी थी, जो चुनौतियाँ थी कि लोगों को हम किस तरह की फिल्में बनाएं, या फिर जो दर्शकों का जो मनोविज्ञान था उनको समझना उनके लिए क्या था, एक चुनौती था। परंतु आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वह आज़ाद मानसिक क्षमता, मतलब मानसिक क्षमता की स्वतंत्रता अभिव्यक्त थी, मतलब उस टाइम पे क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था हमारा जो देश। तो उस टाइम पे एक तरीके से हमारी जो मानसिक स्थिति थी वो हम एक आज़ादी के तौर पे हम सोच सकते थे, वरना हमें कैसे सोचना पड़ता था, एक तरीके से पाबंदी के तौर पे हमें कोई भी विचार को सोचना समझना ये चीज़ पड़ जाता। परंतु आज़ाद के बाद हमारी जो मानसिक क्षमता थी वो कैसे हो गई थी, बिल्कुल स्वतंत्र हो गई थी, फ्रीडम हो गई थी। तो इस समय के सिनेमा में जो भी रचा गया लाजवाब रचा गया था। जब आज़ादी के बाद का जो सिनेमा था उसमें जब भी कोई भी कुछ बनाया गया था वो कैसा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। और आज़ादी के बाद जो भारत हमें मिला वह हमारे सपनों का भारत नहीं था। जब आप जानती हैं कि जब हमारे आज़ादी के बाद जो हमें भारत मिला था, हमारे आज़ादी से पहले हमारे भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि आप जानते हैं। परंतु जो आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला था वो हमारा उस भारत की तरह तो बिल्कुल नहीं था जो हमारे जो सपनों का भारत हुआ करता था। आज़ादी के बाद एक दूसरे के बीच कैसा मतलब संबंध हुआ करता था लोगों में, वैमनस्य की नींव पड़ गई थी, मतलब कि अलगाव की टाइप से एक नींव पड़ गई थी लोगों के बीच में, जो देश की राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा था। राष्ट्रीयता का मतलब आप जानते हैं कि जो हम मतलब जो अपने देश से मतलब एक तरीके से लगाव होता है उसे हम राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। तो वही था कि उस टाइम पे कैसा पीरियड था जब आज़ादी के बाद का जो भारत था वो कैसा था, वैमनस्य की उसमें नींव पड़ गई थी, जो अलगाव की नींव थी वो पड़ चुकी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद ही हमारा जो पाकिस्तान था वो हमारे भारत से क्या हो गया था, अलग हो गया था, हमारे हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान था वो निकल गया था। तो इस टाइप से ही कुछ वो हो गया था और देश में कैसी थी, राष्ट्रीयता एवं जो संस्कृति थी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। अतः जो कौमी एकता, सांप्रदायिक सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मतलब आपस में लोगों को जोड़ने का और मतलब कौम में एक तरीके से एकता बनाए रखने का, यूनिटी रहे हमारे जो उसमें, और अपनी सांप्रदायिकता को जो सुंदर बनाने का काम किसने किया था, सिनेमा ने किया था। कि जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब कुछ भी सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो समाज के लिए बहुत इफेक्टिवफुल होता है। तो वही किया था उस टाइम पे भी, जो सिनेमा ने यही अपनी मतलब एक तरीके से रोल निभाया था। उस टाइम पे उसने क्या किया था, एकता को ज़्यादा मतलब एकता पे ज़्यादा प्रभाव डाला था। सिनेमा ने भारतीय जनमानस को मानसिक संबल देने और आपसी भाईचारा बढ़ाने में भी बहुत सहयोग किया था। आज़ादी के तत्काल बाद बनने वाली जो फिल्में न केवल राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित थी बल्कि इससे सामाजिक सवाल थे उनकी भी एक तरीके से उन्होंने जवाब देने की उन्होंने किया था। आज़ादी के बाद कैसा जो सिनेमा था वो किस टाइप से बनाया जाने लग गया था, वो राष्ट्रीय भावनाओं की एकता के ऊपर, सामाजिक जो बुराइयां थी उनके ऊपर बनाया, जिससे क्या होने लग गया, राष्ट्रीय भावनाएं एक तरीके से यूनिटी क्या होने लग गई थी, उत्पन्न होने लग गई थी। तो आज़ादी के बाद का हमारा सिनेमा किस टाइप से था, जैसे कि आपने देखा कि आज़ादी से पहले के जो सिनेमा था हमारा कैसा था, वो धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक और पौराणिक रूप में था। परंतु आज़ादी के बाद का हमारा सिनेमा कैसा था, वो लोग आपस में क्या करने के लिए था, एकता बढ़ाए रखने के लिए, मानसिक जो लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के रूप में भी सहयोग किया था सिनेमा ने, और उसने राष्ट्रीय भावनाओं को भी बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाई थी आज़ादी के बाद के सिनेमा में। ऐसे ही हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल। अब हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं, आप ये देखिए। जब स्वतंत्रता के बाद 2 दशकों को है ना फिल्म जगत का क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि आपने देखा कि जैसे जब आज़ाद जो हमारा भारत हुआ था उसने सिनेमा ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी अपनी क्या करने में, एक तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में, लोगों में जो भाईचारे की जो भावना है उसको बनाए रखने में भी सिनेमा ने बहुत भूमिका निभाई थी। इस कारण से इसको क्या कहा जाता था, हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल कहा जाता था, जो 60 का दशक था। आज़ादी के बाद का सिनेमा कैसा था, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सिनेमा था, एक तरीके से एक नए जो देश का एक तरीके से पुनर्जागरण करने का एक क्या था, ये सिनेमा था। क्योंकि जब आज़ादी के बंटवारे से देश की राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता में आग झुलस रही थी। आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान
जब भारत से अलग हुआ था उस टाइम पे कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था दोनों देशों का। उनमें राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी, जो सांप्रदायिक, जो अपने धर्म मतलब अपने जो धर्म से धर्मनिरपेक्षता थी, उस टाइम पे क्या हो रखा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार स्थिति हो रखी थी। तो उस टाइम पे जो सिनेमा था वो कैसा बन के आया था, एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण के रूप में जो सिनेमा था वो उभर के आया था। तभी सिनेमा ने अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों की भांति सिनेमा ने भी क्या किया था, शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने हेतु संदेश प्रस्तावित किया था। क्योंकि सिनेमा के माध्यम से भी आप जानते हैं कि हमारे समाज पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उसने भी इसमें अपनी क्या करी थी, भूमिका निभाई थी। और 60 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में कई तरह के विषयों को लेकर प्रस्तुत हुआ था। जो सिनेमा था वो क्या हुआ था, एक तरीके से रिप्रेजेंट हुआ था कई तरह के विषयों को लेकर, जैसे सामाजिक मुद्दा हो गया, या घर परिवार के रिश्तों की टूटन व कलह, विद्रोह या प्रेम संबंधी सभी पर्दे इस तरह से चित्रित किया गया था। क्योंकि इस टाइम पे कैसी हमारे सिनेमा बनाई जाने लग गई थी, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, परिवार से रिलेटेड जो फिल्में होती थी उस टाइप की जो फिल्में बनाई जाने लग गई थी, रिश्तों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, विद्रोह से रिलेटेड, प्रेम संबंधी जो फिल्में थी उस टाइम पे इस टाइप की जो फिल्में थी क्या आने लग गई थी, चित्रित होने लग गई थी कि वह देखने के बाद मस्तिष्क में आजीवन के लिए क्या हो जाए, चिन्हित हो जाए। एक तरीके से वो क्या करे, समाज को एक तरीके से किसी बुराई को लेकर कोई, जैसे दहेज प्रथा के ऊपर भी कितनी फिल्में बन रखी हैं, तो इस टाइप से क्या होता था, वो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, जो समाज की जो बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए भी जो सिनेमा ने अपना योगदान किया था। इस कारण से जो हिंदी सिनेमा का जो काल था आज़ादी के बाद काल को क्या कहा जाता था, हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्योंकि इसने क्या किया था, सामाजिक बुराइयां या जो घर परिवार से रिलेटेड जो फिल्में बनाई थी तो उसने समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा असर प्रभाव डाला था, और इससे क्या होने लगा, सामाजिक जो बुराइयां थी वो भी ख़त्म होने लग गई थी। और इस दौर का हिंदी सिनेमा हमें अपने समाज और संवेदना को जोड़ने में भी सहायक सिद्ध हुआ था। एक तरीके से हमारे समाज को जोड़ने में भी क्या किया था, इसने अहम भूमिका निभाई। और हिंदी सिनेमा ने आज़ादी के बाद का समय अपनी युवा अवस्था में पहुंच चुका था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा जो आज़ादी के बाद में अपनी क्या हो गया था, युवा अवस्था में पहुंच चुका था। पहले जब वो आज़ादी के पहले का जो समय था उस टाइम हिंदी सिनेमा कैसा था, एक तरह से शिशुकाल की अवस्था में था। परंतु जो आज़ादी के बाद का जब सिनेमा था वो किस अवस्था में अपनी आ चुका था, एक युवा अवस्था में, एडल्टहुड एज में आ चुका था। इस समय में एक तरफ जो गंभीर फिल्में बन रही थी तो दूसरी तरफ कैसी बन रही थी, लोकप्रिय और मनोरंजन करने वाली फिल्म बनी थी। और इन दोनों फिल्मों का क्या उद्देश्य रहता था कि सामाजिक यथार्थ को, जो समाज की जो रियलिटी है उसको शो करना, एक तरीके उनमें जो भी क्रूरतियां हैं उनको एक तरीके रियलिटी को शो कर और समाज के सामने प्रदर्शित करना, इन दोनों का मोटिव था। चाहे वो गंभीर फिल्में हो, चाहे वो लोकप्रिय और मनोरंजन की टाइप्स की जो फिल्में होती उसका, उन दोनों का फिल्मों का एक ही मोटिव रहता था। बेशक कि आप देखते हैं कि मनोरंजन करने वाली फिल्म भी क्या करती हैं, एक तरीके से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जरूर देती हैं। तो उसी टाइप की दोनों फिल्में बनाई जाने लग गई थी किस टाइम पे, जो हिंदी सिनेमा का जब स्वर्णकाल चल रहा था। कैसी फिल्में बनी थी, एक तरफ तो गंभीर फिल्में बन रही थी और दूसरी तरफ कैसी फिल्में बनी थी, मनोरंजन और लोकप्रिय फिल्में बन रही थी। और इन दोनों का क्या मोटिव था, सामाजिक यथार्थ को एक तरीके से व्यक्त करना। अब ऐसे ही 1990 के अंत तक हिंदी सिनेमा का इतिहास स्वर्णिम और ऐतिहासिक रहा था। कि जो 19 का जो आपका दशक था उस टाइम पे कैसा था, उसके अंत तक वो एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक रहा था उस टाइम का पीरियड। इस दौर में सशक्त निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री हिंदी सिनेमा को, जिन्होंने अपनी क्षमता से हिंदी सिनेमा को ऊंचाई दी थी। इन्होंने जितने उस टाइम पे जितने भी एक्ट्रेस थे, एक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया था, सिनेमा को एक तरीके से बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था और वैश्विक स्तर पर उसके स्वरूप को भी बदला था। जो विश्व में उसके जो भी मानसिक मतलब जो भी उसके प्रति जो भी बातें थी उस चीज़ को भी उसने क्या किया था, उसके भी स्वरूप को उन्होंने चेंज कर दिया था। जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, जो ये एक्टर्स थे, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी, अमोल पलक जैसे महत्वपूर्ण अभिनेता और अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा तक को तमाम साहित्यिक और सामाजिक विमर्शों से शामिल कर दिया था, जैसे कि आप जानते हैं। और ये कौन कौन सी फिल्में थी, भुवन सोम, मृगय, एक अधूरी कहानी, फनी अम्मा, घर, श्रद्धा पार, आयत्रिक, सुवर्ण रेखा,
नागरिक, इंटरव्यू, औरत उसकी रोटी, ऐसी ऐसी जो फिल्में थी उन्होंने क्या किया था हिंदी सिनेमा के इतिहास को बदल कर रख दिया था। क्योंकि पहले हिंदी सिनेमा कैसा बनाया जाता था, आपको पता है कि हिंदी सिनेमा पहले पौराणिक, धार्मिक और इस टाइप पे बनाया जाता था। परंतु आज़ादी के बाद जब इसका स्वर्णकाल आया हिंदी सिनेमा का, तो उस टाइम पे कैसी फिल्में बन रही थी, क्यों कहा जाता था इसको हिंदी सिनेमा को स्वर्णकाल, कि उस टाइम पे ऐसी फिल्में बनने लग गई थी जो समाज से रिलेटेड हो, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करता हो, घर परिवार से रिलेटेड, जो समाज के यथार्थ, जो समाज में जो रियलिटी है उसको शो कर रहा था। तो इस टाइप से फिर तो इसलिए क्या होने लग गया, तो जो हिंदी सिनेमा का जो इतिहास था उन्होंने उसको बदल कर रख दिया था। आप देखते हैं कि 21वीं सदी का जो सिनेमा था वो किस टाइप से था। आपने अभी तक ये देखा कि जो 19वीं और 20वीं सदी का जो सिनेमा था उसको हमने क्या कहा था, हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल कहा था। अब 21वीं सदी का जो सिनेमा था वो कैसा था, आज 21वीं सदी जो जिस टाइम जो हमारा जो सिनेमा है वो किस टाइप का है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो अब आप ये देखिए, आज 21वीं सदी में हिंदी सिनेमा बहुत परिवर्तन आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 21वीं सदी में जो सिनेमा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अभी आपको पता चला कैसे। इस समय सिनेमा में अश्लीलता की अवधारणाएं लेकर अवतरित हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील फिल्में ही बन रही हैं। कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे कैसी फिल्में बनती हैं, इतनी ज़्यादा पहले की तरह कंपैरिजन में इतनी अच्छी फिल्में नहीं बनाई जाती। ना तो इन फिल्मों के सॉन्ग्स अच्छे होते हैं और ना ही इन फिल्मों की जो धारणाएं होती हैं वो अच्छी होती है। कुछ एक आध फिल्म होती है जिनकी जो मतलब एक तरीके से जो समाज के ऊपर बनाई जाती हैं, जो समाज से रिलेटेड बनाई जाती हैं, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को भी उजागर किया जाता है और उसमें समाज को प्रभावित करे। परंतु आजकल ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। सारी कैसी बन रही है, कोई ज़्यादा अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं आज भी। परंतु कुछ ऐसी फिल्में भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज भी उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनती आई हैं, यथार्थ का समावेश अधिक है, लेकिन दृश्यों में जो अश्लीलता, मतलब फिल्मों का मोटिव अच्छा होता है परंतु जो कैसे जो उनकी जो पिक्चर्स होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, उसमें अश्लीलता आई है। वह जो 19वीं और 20वीं शताब्दी की फिल्मों में अश्लीलता इस हद तक देखने को नहीं मिलती थी। कि जैसे आप जानते हैं कि जो पहले की जो फिल्में थी उनमें जो हीरो हीरोइन जो कपड़े पहनते थे वो कितने अच्छे और मतलब कितने संस्कारिक तौर पे उन वस्त्रों को मतलब पहना जाता था। परंतु जो आज की फिल्में अगर आप देखेंगे तो उसके कंपैरेटिव में आज की फिल्मों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और आज हिंदी सिनेमा, विज्ञापन और टीवी संस्कृति ने समाज में अश्लीलता की नई अवधारणाएं तथा नई नैतिक का विकास किया है। और इस टाइम की जो आप फिल्में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिकतर जो हिंसात्मक की जो युवा पीढ़ी क्या हो, और आजकल की जो फिल्मों का उद्देश्य क्या रह गया है, ओनली एक तरीके से पैसा कमाना है। ये नहीं देखना कि लोगों में सामाजिक एक तरीके से समाज के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। वो आजकल की फिल्में ऐसा नहीं देखती हैं। उनका ज़्यादातर मोटिव क्या होता है, ओनली पैसा कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा, आप सब जानते हैं कि जो यूथ जनरेशन है वही ज़्यादा इस सिनेमा को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। और वो इस टाइप की फिल्में लेकर आती हैं कि मतलब जिसमें हिंसा हो ज़्यादा और जिसमें अश्लीलता की जो भावनाएं हैं वो उभर कर आए। तो इस टाइप पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हुई है। इसका असर इस दौरान निर्मित फिल्मों पर भी दिखाई देने लग गया है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल की फिल्मों में हिंसा को आधार बताया गया है और ऐसा केवल युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए धन कमाने के उद्देश्य से ही जानबूझ के कि ऐसा किया जाता है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल कैसी फिल्में बन रही है, ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग की, क्योंकि जो यूथ लोग होते हैं उनको कैसी फिल्में ज़्यादा देखने में जिसमें फाइटिंग ज़्यादा हो, मतलब जिसमें बहुत मतलब हिंसा का यूज़ किया जाता है। आजकल की ऐसी फिल्में बनाई जाती है क्योंकि जो निर्देशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको भी पता चलता है कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो क्या देखना पसंद करती है। जैसे कि पहले के टाइम पे भी सोचना पड़ता था ना कि पहले हम कैसी फिल्मों को बनाया जाए। जब आज़ादी से पहले का जो सिनेमा था उस टाइम पे तो इस वजह से सोचना मुश्किल था कि मानसिक मतलब लोगों को क्या स्थिति चल रही है उस टाइम पे। परंतु इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि जो युवा को आकर्षित करने के लिए जानबूझ के हिंसात्मक जो फिल्में होती हैं वो बनाई जाती हैं, क्यों, पैसे कमाने के उद्देश्य से ओनली। और इसका कुप्रभाव क्या होता है, समाज पर भी पड़ता है। परंतु कुछ फिल्में सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने में भी सिनेमा क्या है, सक्षम है। आप जानते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आजकल की जो जितने भी सारी फिल्में होती हैं वो सारी बेकार होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की फिल्में भी बहुत अच्छी होती है। कुछ फिल्में वो बहुत मतलब एक तरीके से समाज पर इफेक्ट डालने वाली होती हैं। जैसे कि जो फिल्में आपने कई फिल्में देखी होंगी, मैं एग्जांपल जैसे दे दूँ, जैसे दंगल फिल्म मूवी है, वो एक तरीके से समाज में जो क्रूतियाँ हैं कि हाँ लड़कियों को ये नहीं करवाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उससे भी एक तरीके से क्या करिए, समाज पर भी एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन डालती है। तो इस टाइप की फिल्में तो कभी बुरी
बुरी नहीं है, परंतु जो कई कई फिल्में होती हैं जिनका कुछ ना कुछ कोई भी मोटिव नहीं होता, ओनली ऐसी फिल्में क्या कर दी जाती है, धन कमाने के उद्देश्य से बनाई दी जाती हैं। तो जैसे पहले की अभी भी कई फिल्में बनाई जाती है, जैसे दहेज प्रथा जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं का फिल्म में चित्रण कई एक बार परंपरागत बुराइयों का भी विरोध किया है। अब आपको पता चल गया कि जो सिनेमा है वो कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे उसका एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कि पहले आज़ादी के टाइम, आज़ादी से पहले का जो सिनेमा था वो कैसा हुआ करता था, वो पौराणिक, धार्मिक और इन सब पे बनाया जाता था। फिर आज़ादी के बाद का जो सिनेमा था वो कैसा बनाने जाने लग गया, उसमें सामाजिक बुराइयां, घर परिवार, प्रेम, इन सब से संबंधित बनाने लगे, जिस पे समाज का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और इसी कारण से उसे क्या कहा जाता था, हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल कहा जाता था। फिर ऐसी 21वीं शताब्दी का जो सिनेमा था उस पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे जो सिनेमा का जो एक तरीके से सिनेमा में भी क्या होने लग गया, चेंजेस होने लग गए। तो यही है, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, कि सिनेमा का उद्भव और विकास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो सिनेमा था पहले कैसा था, पहले जो सिनेमा हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, मुख हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, मुख। और हमारे भारत की जो पहली मुख फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसको दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। और फिर ऐसी उसके बाद फिल्म सिनेमा में क्या चेंजेस है, फिर बोलती फिल्म बनने लग गई, कैसी फिल्म बनने लग गई, बोलती फिल्म बनने लग गई। पहले तो सिनेमा का जब आविष्कार हुआ था उस टाइम पे तो लोग अचकित ही रह गए थे एक तरीके से, जब चित्रों को उन्होंने संयोजित कर चलता हुआ देखा था। फिर मुख फिल्में आई, फिर मुख फिल्म के बाद बोलती फिल्म आई। फिर आज़ादी के पहले का जो सिनेमा हुआ करता था वो कैसे, उसको किस तरीके से दिखाया गया, हमने इसके बारे में पढ़ा कि आज़ादी के पहले का जो सिनेमा हुआ करता था उसको किस तरीके से दिखाया गया। फिर हमने देखा कि आज़ादी के बाद का जो सिनेमा था उसको किस तरीके से शो किया गया लोगों के सामने। फिर ऐसे ही हिंदी का जो सिनेमा का जो स्वर्ण काल हमने किस काल को कहा ये देखा हमने। फिर हमने ऐसे ही 21वीं शताब्दी में जो सिनेमा का क्या कैसा क्या रहा है उसके बारे में जाना। तो हमने देख लिया कि जो सिनेमा है कैसे कैसे धीरे धीरे कर कर के उसका क्या विकास हुआ, वो कैसे कैसे उद्भव हुआ, कैसे कैसे उसका उद्भव होने के बाद उसका विकास हुआ। तो अब ये वीडियो आपकी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कुछ भी मतलब किसी भी वर्ड में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछें, और मैं आपको हिंदी से रिलेटेड जो मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगी, जो आपके लिए बहुत मतलब पेपर के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आप उसे देखकर भी समझ पाएंगे कि आपसे पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इस चैनल से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करी तो आपको नोटिफिकेशन आपको उसकी जल्दी मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।